हेलो गाइस, हैव ए नाइस डे। आज का टॉपिक मैं ले रहा हूँ जैकेटिंग ऑफ कॉलम। ये रीटूफिटिंग, पुनरुद्धार, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में जो हमारे भवन पुराने होते हैं या अति महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें हमको बहुत लंबे समय तक बनाए रखने की आवश्यकता होती है। या हमारा कोई पुराना भवन है, वो जीर्ण हो गया है, उसके कुछ अंग कमज़ोर हो गए हैं, हम उसकी स्ट्रेंथ को फिर से बढ़ाना चाहते हैं। एक और परिस्थिति होती है कि मान लीजिए हमने जब मकान बनाया था उस समय ये प्लान किया था कि हम केवल 2 मंजिल तक का ही मकान बनाएंगे। उसी के अकॉर्डिंग हमने उसके कॉलम बनाए, उसकी बीम बनाई, स्लैब डाली। लेकिन बाद में ऐसी आवश्यकता महसूस हुई कि हम उसको 4 मंजिल तक का मकान बना दें, ऊपर एक्सटेंड कर दें, तो लोड ज़्यादा हो जाएगा, जिसके लिए हमने कॉलम को डिजाइन नहीं किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कॉलम को हमें मजबूत बनाना होता है। तो पुराने स्ट्रक्चर जो हैं आरसीसी के, जैसे बीम है, कॉलम है, इनकी सामर्थ्य बढ़ाने की क्रिया को ही हम रीट्रोफिटिंग कहते हैं। तो रीट्रोफिटिंग के अंतर्गत हम कॉलम की भी रीट्रोफिटिंग करते हैं, बीम की भी रीट्रोफिटिंग करते हैं और स्लैब की भी रीट्रोफिटिंग करते हैं। इस तरह से हमारी बिल्डिंग के या भवन के किसी भी भाग की हम रीट्रोफिटिंग कर सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं जैकेटिंग ऑफ कॉलम। तो जैकेटिंग ऑफ कॉलम से मतलब है उसको सामर्थ्य प्रदान करना। ये कॉलम की जैकेटिंग जो है, हम वन साइड जैकेटिंग भी कर सकते हैं। इसका मतलब समझ लें, यहाँ पर ये जो कॉलम दिखाई दे रहा है वाइट पोर्शन में, ये हमारा एग्जिस्टिंग पुराना कॉलम है, जिसमें ये हमारा टाई पड़े हुए थे। ये हमारा मेन रेनफोर्समेंट था पुराने कॉलम का। इसकी स्ट्रेंथ हम एक साइड से इसको मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि इस साइड में हम ये प्रतिबंधित है कि हम नहीं बढ़ा सकते कॉलम के साइज को, ना इधर बढ़ा सकते हैं ना इधर बढ़ा सकते हैं। केवल एक साइड में जगह उपलब्ध है, जिसके हिसाब से हम इसमें एक साइड में इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा करके कॉलम को मजबूत बना सकते हैं। तो ये वर्गाकार कॉलम के स्थान पर हमारा आयताकार कॉलम बन जाएगा। अब कैसे करते हैं? जिस साइड से कॉलम की स्ट्रेंथ बढ़ानी हो, उस साइड से जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है, उसका कवर में जितनी भी कंक्रीट हो उसको हटा दें, तोड़ दें, तो जिससे कि ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्टील जो है बाहर से दिखाई देने लगे, यानी खुल जाए। इसके बाद हम क्या करते हैं कि मान हमने ये डिसाइड किया कि कॉलम का साइज हम यहाँ से यहाँ तक बढ़ाना चाहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें नया रेनफोर्समेंट डालेंगे। मान लीजिए ये 3 छड़ें हम एक्स्ट्रा डाल रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल बार्स में। ये हमारी पुरानी छड़ें हैं जो कि एग्जिस्टिंग कॉलम में मौजूद हैं। हम इनको पहले क्या करते हैं, टाई से लिंक कर देते हैं। एक टाई का एक बोझा जो है इस बार से, जो ये लॉन्गिट्यूडनल बार है कॉर्नर पर, इस पर ये हुक देते हुए इसको यहाँ बेंड किया और यहाँ से बेंड करके सीधा इधर लाए, फिर 90 डिग्री बेंड दिया और बेंड करके फिर यहाँ पर एक हुक दे करके इस लॉन्गिट्यूडनल बार से इसको बांध दिया। ये हमारा कंक्रीट के अंदर से होकर के छड़ को बाहर निकाला जाता है। इस तरह से ये हमारी टाई पुरानी स्टील के साथ जुड़ जाती है। अगर इसके बीच में यहाँ पर भी स्टील दिया लॉन्गिट्यूडनल बार मौजूद हो, यहाँ पर भी मौजूद हो, तब हम इसमें एक अलग से सिंगल 1 लेग्ड टाई जो है यहाँ पर बना करके इस तरह से इसको भी बांध सकते हैं। तो इस तरह से हमारे ये तीनों ही लॉन्गिट्यूडनल बार्स हमारी एग्जिस्टिंग बार के साथ मजबूती से जकड़ जाते हैं। ये हमारी टाई के बीच में फिर ये सरिया डाल करके ये एक ढांचा तैयार कर लिया जाता है स्टील का, फ्रेम का। इसके बाद शटरिंग लगा करके इसकी हम कंक्रीटिंग कर देते हैं। तो जो नई कंक्रीट है इसको पीले कलर के द्वारा यहाँ दर्शाया गया हुआ है। इस तरह से ये हमारी वन साइड जैकेटिंग ऑफ कॉलम कहलाती है। क्योंकि कॉलम हमारा यहाँ पर वर्गाकार था, वर्गाकार को हमने एक साइड में इसका साइज बढ़ा दिया और उस बढ़े हुए भाग में भी लॉन्गिट्यूडनल बार्स और ये टाई दोनों ही डाल दिए। इस तरह से ये नई टाई जो है या नया स्टील जो है, नया रेनफोर्समेंट पुराने रेनफोर्समेंट के साथ आपस में लिंक भी हो गया, बन गया। अब ये अलग नहीं हो सकता। तो यही इसकी जैकेटिंग की मुख्य आवश्यकता है। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड यहाँ पर देखें
ये हमारा एग्जिस्टिंग कॉलम है जिसकी ये कॉर्नर में 4 छड़ें दी गई हैं, ये इसकी टाई पड़ी हुई है। तो इस टाई के बाद इस साइड में हम कंक्रीट को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसी तरह से हम क्या करते हैं, इसमें जो प्रोसीजर है, इस बाहर वाली जो टाई है ये ग्रीन कलर से दर्शाई हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो हम नए कॉलम में टाई लगाना चाह रहे हैं वो हमको इसमें यू आकार में लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम यू आकार में इसको बेंड करते हुए और पुरानी एग्जिस्टिंग जो टाई है उसी के ऊपर ओवरलैप दे करके और यहाँ पर इसको बेल्ड कर दिया जाता है। इसको बेल्ड कर दिया, यहाँ पर इसको बेल्ड कर दिया। इस तरह से पुरानी टाई के साथ जो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है इसके साथ हमारा ये नई टाई जो है लिंक हो जाती है। पहले हम टाई को लिंक कर लेते हैं, फिर टाई के कॉर्नर पर ये हम लॉन्गिट्यूडनल बार्स प्रोवाइड कर देते हैं। ये हमारी दोनों लॉन्गिट्यूडनल बार्स पहले से पुराने कॉलम में पड़े हुए हैं। तो ये एग्जिस्टिंग कॉलम की टाई के लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं और ये हमारे जो नया कॉलम हम बनाने जा रहे हैं, एक्सटेंशन जो दे रहे हैं कॉलम की विड्थ को, तो उस में डाली जाने वाली लॉन्गिट्यूडनल टाई है, बार्स हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल बार्स ये हैं, ये इस तरह से ओवरलैप करके यहाँ पर इनके बीच में यहाँ ध्यान रखें, इनको बेल्ड करना जरूरी होता है। तो बेल्ड करके हम यहाँ पर इस तरह से टाई बांध देते हैं और ये डाल करके इसके बाद शटरिंग लगा के इसकी कंक्रीटिंग कर देते हैं। और यही हमारा इस कॉलम का साइज आयताकार से वर्गाकार से बढ़ करके आयताकार शेप में आ जाता है। एक अगला मॉडल देखें। इसको बढ़ाने के लिए अगर कॉलम की स्ट्रेंथ को हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना हो तो इसकी काफ़ी लंबाई को बढ़ाना पड़ता है। जब मान लीजिए ये हमारा एग्जिस्टिंग कॉलम था, इसका ये कंक्रीट एक साइड में कवर तो हम खोल ही लेंगे, ये सरिया बाहर तक दिखाई देने लगे। इसके बाद जो हम बढ़ाया हुआ कॉलम का साइज है उसमें हम छड़ों की संख्या ज़्यादा रखना चाहते हैं तो उसमें हम ऐसे रख सकते हैं। यहाँ पर प्रत्येक कॉर्नर में 4 छड़ें यहाँ अलग अलग डाल दीजिए और इसके बाद यहाँ पर भी छड़ डाल दीजिए। अगर यहाँ पर बीच में है छड़ तो एग्जिस्टिंग कॉलम में यहाँ बीच में छड़ है तो फिर यहाँ पर भी एक छड़ डाल दीजिए और हम यहाँ पर भी छड़ इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका ये हमारा एक सेपरेट कॉलम हो गया। केवल इस रिइंफोर्समेंट को, ये जो लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट है, इसको पुराने रिइंफोर्समेंट के साथ आपस में जोड़ना है। जोड़ने का तरीका यहाँ देखें। यहाँ पर जो ये बार है ये हमारी एग्जिस्टिंग कॉलम की लॉन्गिट्यूडनल बार है। ये बार ये इस बार को दर्शा रहा है। ये हमारा बढ़ाए हुए या नए कॉलम की में डाले जाने वाली लॉन्गिट्यूडनल बार्स है जो कि यहाँ पर पड़ी हुई है। इन दोनों बार्स को आपस में एक इस आकार में, ये डबल बार इस आकार में मोड़ ली जाती हैं। तो इस तरह के कई डबल बार्स लगा करके इसको कुछ अंतराल पर एक इसके साथ सटाया, यहाँ पर बेल्ड कर दिया, यहाँ पर बेल्ड कर दिया और इसके बाद इसको एग्जिस्टिंग बार के साथ यहाँ से यहाँ तक बेंड कर दिया। इस तरह से एग्जिस्टिंग बार और नई लॉन्गिट्यूडनल बार्स, इनके बीच में इन डबल बार के माध्यम से एक अच्छा मजबूत लिंक बन जाता है। हाँ, एक बात ध्यान दें कि जैसे कॉलम है यहाँ पर, इस कॉलम में अगर यहाँ पर इस बीच वाला लॉन्गिट्यूडनल बार्स ना हो, केवल कॉर्नर की बार्स हो, तब आपको 2 डबल बार्स डालने होंगे। एक यहाँ से यहाँ तक लिंक करना होगा, एक यहाँ से यहाँ तक लिंक करना होगा। क्योंकि सिमेट्री के लिए केवल एक साइड में हम लिंक नहीं कर सकते, तो दोनों साइड में फिर यहाँ पर और यहाँ पर 2 डबल बार्स प्रोवाइड करने होंगे। तो एक डबल ये हो गया, एक डबल ये हो गया। ये तो एक लेवल पर हुआ। इस तरह से इसकी ऊंचाई पर कुछ अंतराल पर ये हम डबल बार के द्वारा कनेक्ट करते हुए पूरे नए स्टील को पुराने स्टील के साथ बेल्ट द्वारा संबद्ध कर देते हैं या डबल बार्स के माध्यम से आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा एक तीसरा मेथड हो गया जिसके द्वारा हम वन साइड जैकेटिंग यानी एक साइड में कॉलम की जैकेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद टू साइड जैकेटिंग का एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा एग्जिस्टिंग कॉलम है। तो इसमें चूंकि 2 साइड में जैकेटिंग करनी है तो 2 साइड का जो कवर की स्टील है, कवर में कंक्रीट है, उसको हटा देते हैं। इस साइड से भी कवर हटा देते हैं, इस साइड से भी कवर हटा देते हैं। इस साइड का कवर और ये साइड हमारा इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता। जब यहाँ से हमने ये स्टील हटा दी तो एक कॉर्नर का लॉन्गिट्यूडनल बार्स ये हमको दिखाई देने लगेगा।
इस कॉर्नर का लॉन्गिट्यूडनल बार्स ये भी दिखाई देने लगेगा और इस कॉर्नर का लॉन्गिट्यूडनल बार भी दिखाई देने लगेगा। अब हम कॉलम का साइज दो साइड से बढ़ाना चाह रहे हैं, इधर भी इसकी मोटाई बढ़ाना चाह रहे हैं और इधर से भी मोटाई बढ़ाना चाह रहे हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमने डिसाइड कर लिया कि इतनी मोटाई हम बढ़ा दें, यानी कॉलम का नया साइज हम ये रखना चाह रहे हैं। तो उसके हिसाब से देखना होगा कि हमको कितनी मोटाई बढ़ानी होती है। तो वो मोटाई पहले डिसाइड कर लेने के बाद फिर उसमें कवर छोड़ते हुए ये लॉन्गिट्यूडनल बार्स यहाँ, जैसे यहाँ कॉर्नर में है तो यहाँ पर भी कॉर्नर में एक लॉन्गिट्यूडनल बार्स अवश्य डालनी होगी, इस कॉर्नर पर भी एक लॉन्गिट्यूडनल बार्स डालनी होगी, एक बार इस लॉन्गिट्यूडनल बार यहाँ इस कॉर्नर पर भी डालनी होगी। ये बार्स डाल करके फिर इसको इसमें टाई जो बनाएंगे हम, वो टाई इस शेप में बनाएंगे। यहाँ पर देखिए रेड लाइन के द्वारा दर्शाई गई हुई है। यहाँ पर हुक देते हुए एग्जिस्टिंग कॉलम की टाई से इसको लपेटते हुए यहाँ से लाते हैं, फिर ये बेंड देते हुए 90 डिग्री, फिर ये बेंड, फिर ये बेंड, फिर यहाँ इस बार से इस लॉन्गिट्यूडनल बार के ऊपर से इसको फंसा देते हैं। तो इस तरह से ये हमारी टाई जो है नए पुराने स्टील के लॉन्गिट्यूडनल बार के साथ मजबूती से बंध जाती है और इसको बाइंडिंग वायर से बांध दिया जाता है। ये बांध देने के बाद फिर यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल बार जितना डिजाइन में के लिए रिक्वायर हो, हम यहाँ पर बीच में भी आवश्यकता पड़ने पर लॉन्गिट्यूडनल बार प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और यदि आवश्यक ना हो तो केवल कॉर्नर के ही स्टील जो है हम डाल करके इसका एक्सटेंशन के लिए लॉन्गिट्यूडनल बार्स की संख्या तय कर सकते हैं। ये कर लेने के बाद फिर इसमें शटरिंग दे करके इस पोर्शन की कंक्रीटिंग कर देते हैं। तो ये पीला जो पोर्शन है ये नई कंक्रीटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नई कंक्रीटेड ढल जाने के बाद हमारे कॉलम का साइज जो कि पहले इतना छोटा था अब बढ़ करके इतने बाई इतने का हो गया। इस तरह से ये हमारा टू साइड जैकेटिंग हो गई। टू साइड जैकेटिंग के बाद अब देखिए यहाँ पर फोर साइड जैकेटिंग का एक एग्जाम्पल देखिए। फोर साइड जैकेटिंग में एक एग्जाम्पल ये है, देखिए यहाँ पर ये जो व्हाइट पोर्शन है ये हमारा एग्जिस्टिंग कॉलम को दर्शा रहा है। इसमें ये चारों कॉर्नर पर लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं और ये टाई दर्शाई हुई है आपस में। तो एक ये टाई, इसके टाई के बाहर का जितना कवर है चारों साइड से हमको हटाना पड़ता है, जिससे कि चारों तरफ का मेन स्टील हमको दिखाई देने लगे। फिर इसके बाद जो हमारा बेस बचता है उसमें क्या करते हैं कि इसके एक किनारे पर डीप एक ड्रिल करते हैं। तो इसमें ड्रिल करके होल बना देते हैं, इसमें यहाँ पर होल बना देते हैं, इसमें यहाँ पर होल बना देते हैं और इसमें ये होल बना देते हैं। होल बना करके एक ये 90 डिग्री पर बेंड किया हुआ डबल बार, जिसको इसको भी डबल बार बोलते हैं, एक बार लेते हैं अलग से। वो इस होल में पहले एपॉक्सी डाल करके फिर इस डबल को उसमें फंसा देते हैं, यानी जकड़ देते हैं। तो जब एपॉक्सी के साथ ये मजबूती से संबद्ध हो जाता है तो डबल बार हमारी इस शेप में फिक्स हो जाती है। इसी तरह से ये डबल बार यहाँ पर निकल के फिक्स कर देते हैं इसको इस होल में एपॉक्सी डाल करके। ऐसे यहाँ पर एक डबल बार यहाँ फिक्स कर देते हैं, एक डबल बार यहाँ फिक्स कर देते हैं। ये चारों जब डबल बार फिक्स कर देते हैं तो इसके 90 डिग्री पोर्शन पर मुड़े हुए भाग से बाइंडिंग बार के माध्यम से हम टाई बार को जो है बांध देते हैं या इसको बेल्ट कर देते हैं। हम बेल्ट भी कर सकते हैं या बाइंडिंग वायर से इसको टाई को बांध देते हैं, जिससे कि जब टाई हमारी फिक्स हो जाती है फिर हम टाई के कॉर्नर पर बार्स जो है प्रोवाइड कर, ये लॉन्गिट्यूडनल बार्स ये खड़ी कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा टाई यहाँ पर फिक्स होती है और ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल बार्स। लॉन्गिट्यूडनल बार्स आप पहले भी रख सकते हैं यहाँ पर पहले, क्योंकि ये फ्रेम बना लेने के बाद ये टाई हमारी एक साइड से खुली होगी इस तरह से। इसको यहाँ से हटा करके और फिर बार्स के बाहर से लपेटते हुए इस पोजीशन में रख लिया। छल्ले इसी तरह से फंसा लिए जाते हैं और फिर इनको ऊपर नीचे खिसका करके जिस पोजीशन में रखना हो उसी पोजीशन पर इसको जो है डबल बार के साथ बांध दिया जाता है। तो डबल बार केवल उस स्थान पर हर जगह डालना होगा जहाँ पर आपको टाई बांधनी होगी। तो इस तरह से ये टाई के द्वारा हम इनको बांध सकते हैं। आवश्यक नहीं कि हम प्रत्येक टाई के लिए डबल बार बनाएं, कुछ अंतराल पर बना सकते हैं। ये एक्चुअली पर्पज जो होता है इसका, हमारा नया स्टील और पुराने स्टील के बीच में एक संबंध बन जाना चाहिए।
जिससे कि कंक्रीटिंग के समय पर नया स्टील या नया लॉन्गिट्यूडनल स्टील डिस्प्लेसमेंट ना हो, इधर उधर बेंड न करे, स्थिर बना रहे, जिससे कि कंक्रीटिंग के टाइम पर जो उसकी पोजीशन निर्धारित की गई है वो अपनी पोजीशन को न छोड़े। तो इसी उद्देश्य से हम नई और पुरानी कंक्रीट को आपस में लिंक करते हैं। तो ये हमारी 4 साइड जैक्टिंग का एक एग्जाम्पल है जो कि डबल बार के माध्यम से है। इसके बाद 4 साइड जैक्टिंग का एक एग्जाम्पल और आप देख सकते हैं। इसमें ये हमारा बीच में एग्जिस्टिंग कॉलम है, जिसमें ये कॉर्नर पर 4 मेन बार्स पड़े हुए हैं, ये इसकी टाई बनी हुई है, यहाँ बीच में भी ये छड़े हैं चारों तरफ। तो इस तरह से एग्जिस्टिंग कॉलम में कुल 8 छड़े हैं, 4 कॉर्नर पर और 4 इनके भुजाओं के बीच में। बाहर जो कॉलम हम बनाना चाह रहे हैं उसमें भी हमने इसी सिस्टम में कॉर्नर पर 4 छड़ें रखी, बीच में भी 4 छड़ें रखी। इस तरह से कुल 8 छड़ें हमने और डाल दी, जो कि साइज अकॉर्डिंग टू साइज उसका हम प्लेस निर्धारित कर देते हैं। कवर केवल बाहर से छोड़ते हुए इनकी पोजीशन को स्थिर कर देते हैं। तो ये कर लेने के बाद अब वही काम है नए और पुराने को आपस में संबद्ध करना। नए पुराने, तो ये इस केस में किसको किसको हमें जोड़ना होगा, ये बीच वाली जो छड़ है और ये नई छड़ है, इसके बीच में इस तरह की ये डबल बार, जैसा कि मैंने पीछे एक एग्जाम्पल में बताया था 1 साइड जैक्टिंग के केस में, कि ये डबल बार को बीच में रखते पुरानी और नई छड़ को आपस में बेल्ट के द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो ये काम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। बीच वाली छड़ों को आपस में जोड़ दीजिए, जैसे यहाँ चित्र में दर्शाया हुआ है। कॉर्नर वाली छड़ में डबल नहीं लगाए गए हैं, ना यहाँ डबल लगाए गए हैं, ना यहाँ डबल लगाए गए हैं, तो केवल बीच वाली छड़ में। हाँ, अगर एग्जिस्टिंग कॉलम में केवल 4 छड़ें ही डाली गई हों तो हम जो अपना एक्सटेंडेड कॉलम है इसमें भी केवल 4 छड़ें डाल सकते हैं। हम चाहें तो 8 भी डाल सकते हैं, लेकिन उस केस में क्या होगा, चूंकि एग्जिस्टिंग कॉलम में कॉर्नर की ही केवल छड़ है तो डबल हमको ये कॉर्नर वाली में लगाना होगा। तो जैसे हमने यहाँ पर इस डबल बार को बेल्ट द्वारा कनेक्ट किया, ऐसे ही वहाँ पर इन 2 छड़ों को आपस में डबल बार के द्वारा कनेक्ट करना होगा। इसको आपस में कनेक्ट कर दीजिए, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए और इसको यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दीजिए। इसको यहाँ पर कोई कनेक्ट करने की फिर आवश्यकता नहीं रह जाती। इस तरह से केवल 4 कनेक्शन दे करके हम एग्जिस्टिंग कॉलम की बार और एक्सटेंडेड कॉलम की लॉन्गिट्यूडनल बार्स को आपस में डबल बार के माध्यम से कनेक्ट कर देते हैं और फिर इसकी फ्रेम में कंक्रीटिंग करके हम कॉलम की रिटूफिटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये तो हो गया दूसरा एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल और है, वो देखें। इसमें जो कॉलम दर्शाया हुआ है वो इस तरह से दर्शाया हुआ है। ये एग्जिस्टिंग कॉलम है, वही कॉर्नर में 4 छड़ें और बाकी इसमें 2 और ये एक्स्ट्रा छड़ें दिखाएं, केवल 6 छड़ों को ही दर्शाया गया है। तो ये हमारी 6 छड़ हों या 8 छड़ें हों, जो भी एग्जिस्टिंग कॉलम में संख्या दी गई है 4 और ये 8, यहाँ पर भी 8, क्योंकि या तो फिर 4 छड़ें डाली जाती हैं या जनरली 8 छड़ें ही डाली जाती हैं। तो इस तरह से ये छड़ें हैं। यहाँ पर जो सिस्टम अपनाया गया है नए और पुराने स्टील को आपस में बांधने का, उसमें क्या है, जो कॉर्नर की छड़ है, ये कॉर्नर की छड़ है लॉन्गिट्यूडनल बार, ये कॉर्नर, इसके साथ हम एक टाई जो है ये बांध देते हैं। इस तरह से एक चौकोर फ्रेम में ये टाई बना करके और इसके यहाँ मिडिल में इसको बाइंडिंग वायर से या बेल्ट द्वारा कनेक्ट कर दिया। इस लॉन्गिट्यूडनल बार से इस टाई को कनेक्ट कर दिया, इस लॉन्गिट्यूडनल बार से इस टाई को इस जगह कनेक्ट कर दिया और यहाँ कनेक्ट। तो इस जगह कनेक्ट कर देने से ये हमारी टाई इस शेप में इससे जुड़ जाती है एग्जिस्टिंग कॉलम के कॉर्नर लॉन्गिट्यूडनल बार से। अब इसके बाद इसके जो है इस कॉर्नर पर जब यहाँ आ रहा है तो यहाँ पर जो एक दूसरी टाई डालेंगे वो इसके 45 डिग्री के कोण पर डालेंगे। ये इस तरह के ट्रायंगल में आएगी और इसके यहाँ पर मिडिल में बाइंडिंग वायर या बेल्डिंग द्वारा जोड़ देंगे। ऐसे यहाँ पर आप कनेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से इस टाई को इस टाई के साथ आपस में यहाँ कनेक्ट करेंगे, ऐसे यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये 45 डिग्री के पर कनेक्ट करने के बाद हमारी ये टाई एग्जिस्टिंग ये आ जाती है। इन दोनों टाई का लेवल एक ही रहता है।
तो इस तरह से देखिए, ये हमारा एग्जिस्टिंग कॉलम था, और जो नया कॉलम है उसमें एक तो मेन टाई ये पड़ी हुई है और दूसरी मेन टाई ये पड़ी हुई है। इसमें दो डबल टाई एक ही लेवल पर डाली गई हैं। ऐसा जनरली कॉलम बड़े कॉलम में किया जाता है। तो इस तरह से हमारा बाहरी कॉलम की ये टाई जो है एग्जिस्टिंग कॉलम के लॉन्गिट्यूडनल बार के साथ मजबूती से जुड़ जाते हैं, और जुड़ जाने के बाद फिर ये हमारे जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स कॉर्नर पर हमने प्लेस किए हैं इनको मजबूती से बांधे रखते हैं। तो ये इस सिस्टम को अपनाते हुए भी हम इसकी चारों साइड से जैकेटिंग कर सकते हैं। तो ये जैकेटिंग का एक अलग मेथड है। ये कॉलम की चारों साइड से जैकेटिंग हो गई। कॉलम की जैकेटिंग के बाद कॉलम की जैकेटिंग का एक मेथड और है। हाँ, ये एफआरपी शीट जो है फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर शीट होती है। पट्टियों में ये प्राप्त होती है मार्केट में, और इसी पट्टी को पुराने कॉलम के ऊपर स्पाइरल शेप में इस तरह से लपेटते हुए ऊपर तक इसको लपेट दिया जाता है। तो ये सिस्टम कहलाता है स्पाइरल एफआरपी रैपिंग। इसको कहते हैं स्पाइरल एफआरपी रैपिंग, यानी रैपिंग मीन्स लपेटना। तो स्पाइरल आकार में इस तरह से लपेटते हुए हम इस प्रकार से कॉलम को लपेट देते हैं। तो ये हमारे कॉलम की सामर्थ्य को बढ़ा देती है। यहाँ ये दूसरा मेथड है इसको लपेटने का। अलग अलग टुकड़ों में हम एक एक पट्टी यहाँ पर लपेट दी, दूसरी पट्टी सेपरेटली यहाँ लपेट दी। ये अलग अलग टुकड़ों में होती है। ये वन पीस में होता है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर ये अलग अलग पीस में इसको लपेट दिया, इसको लपेट दिया। ऐसे कुछ अंतराल पर जब लपेटा जाता है तो ये हमारा डिस्क्रीट एफआरपी रैपिंग कहलाती है। और जब हम पूरे कॉलम के पूरे एरिया को कवर करते हुए इसके चारों ओर एफआरपी शीट लपेट देते हैं तब ये हमारी कंटिन्यूअस एफआरपी रैपिंग कहलाती है। तो ये एफआरपी शीट के द्वारा भी हम रिटू फिटिंग कॉलम की कर सकते हैं, और उस कॉलम की जो रिटू फिटिंग है उसका तरीका या उसका प्रोसीजर जो है वो यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद रिटू फिटिंग ऑफ कॉलम विदाउट रिटू फिटिंग ऑफ जैकेट फाउंडेशन, यानी ये कॉलम है, कॉलम की ये फाउंडेशन है। इसमें फाउंडेशन की रिटू फिटिंग नहीं की गई है या इसकी जैकेटिंग नहीं की गई है, केवल कॉलम की जैकेटिंग की गई है। तो अभी आपको पीछे हमने कई मेथड बताए थे जिनमें से एग्जिस्टिंग कॉलम के बाहर जो है हम लॉन्गिट्यूडनल बार्स बढ़े हुए कॉलम के साइज में डालते हैं। तो ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल बार्स को दर्शा रही हैं, ये भी लॉन्गिट्यूडनल बार्स को दर्शा रही है। हाँ, इसको जो है नीचे ला करके जो हमारी फाउंडेशन होती है उसमें पहले ड्रिल कर लिया जाता है, और ड्रिल करके फिर उसमें एपॉक्सी भर देते हैं, और एपॉक्सी भर करके एपॉक्सी ग्राउट करके और फिर उसी में इस बार को फंसा करके मजबूती से जकड़ देते हैं। तो इस तरह से ये काम तो यहाँ किया जाता है, और यही काम कॉलम के टॉप में भी किया जाता है। ये टॉप में कॉलम के बीम या स्लैब जो भी होगी वहाँ पर हम जब नए सब बार को ले जाएंगे तो उसमें ड्रिल करके एपॉक्सी भर करके उसमें भी हम फंसा देंगे। इस तरह से दोनों सिरों पर ये लॉन्गिट्यूडनल बार हमारी मजबूती से एपॉक्सी के द्वारा जुड़ जाती है। फिर ये अंतराल पर टाई इसमें डाल दिए जाते हैं। तो ये टाई है यहाँ पर इस फाउंडेशन के साथ जकड़े हुए हैं, और ये यहाँ पर केवल कॉलम की ही जैकेटिंग कर दी गई। ये हमारा जैकेट किया हुआ पोर्शन दिखाई दे रहा है, और ये उसके अंदर की स्टील, अभी इसकी जैकेटिंग नहीं की गई है ऐसा दर्शाया गया है। हालांकि जैकेटिंग का कार्य या कंक्रीटिंग का कार्य नीचे से ही स्टार्ट होता है, केवल चित्र में दर्शाने के लिए इसको अलग अलग यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैकेटिंग के बाद ये कॉलम बढ़ा हुआ ऐसा दिखाई देगा, और जैकेटिंग करने से पहले ये हमारा एग्जिस्टिंग कॉलम नजर आएगा, और ये बढ़ा हुआ कॉलम की जगह पर ये केवल इसका नया डाला गया रिइंफोर्समेंट दिखाई देगा। तो एक तो ये प्रोसेस हो गया, और दूसरा फिर है हमारा, यहाँ पर देखें इस फिगर में कॉलम की भी जैकेटिंग दिखाई गई है, और उसके साथ साथ जो हमारी फाउंडेशन है उसकी भी जैकेटिंग दर्शाई गई है। तो इसमें जो ये कॉलम का लॉन्गिट्यूडनल बार है इसको जो हम ऊपर से नीचे तक लाते हैं, इसको यहीं पर फाउंडेशन के साथ साथ इसको मोड़ते हुए हम फाउंडेशन को कवर करते हुए इस रिइंफोर्समेंट को इसके बेस स्लैब में एपॉक्सी ग्राउट के द्वारा फिक्स कर देते हैं। इसी तरह से इधर के लॉन्गिट्यूडनल बार्स को ऐसे मोड़ते हुए और यहाँ पर फिर यूं मोड़ करके और इसको इसके बेस स्लैब के साथ ग्राउट करके एपॉक्सी के द्वारा इसको भी यहाँ पर फिक्स कर दिया जाता है।
तो इस तरीके से ये कॉलम की भी जैकेटिंग हो जाती है और उसके साथ साथ ये फाउंडेशन की भी जैकेटिंग हो जाती है। तो इस प्रकार ये दोनों की जैकेटिंग यहाँ पर की जा सकती है। एक एग्जाम्पल और देखिए, यहाँ पर केवल फाउंडेशन की जैकेटिंग दर्शाई गई है, इसमें जो कॉलम है इसकी जैकेटिंग को नहीं दर्शाया गया है। तो फाउंडेशन के आसपास बार्स को चित्र के अनुसार बाइंड करते हुए यहाँ पर बांधा जाता है। हाँ, ये बार्स जो है फाउंडेशन के बॉटम में नीचे की ओर भी ले जाई जाती है, बार्स को इसके नीचे भी ले जाते हैं, यानी नीचे भी हमको जैकेटिंग करनी पड़ती है इसके बेस में। इसमें बेस में जो ये इसको बोलते हैं की, अंदर की ओर फंसा देते हैं। इससे क्या होता है कि कॉलम पर लोड जो आएगा, उस लोड के कारण ये कॉलम नीचे को खिसकना चाहेगा। अगर हमने यहाँ नहीं दबाया होगा, ये नीचे की नहीं बनाई होती, तो हमारा ये जैकेटिंग यहीं ऊपर बनी रहती और ये बीच का कॉलम नीचे को धंस जाता। तो जिससे कि ये कॉलम हमारा इस नई जैकेटिंग के बीच में इसकी जो फाउंडेशन फंसी रहे, ये जाएगी तो दोनों साथ में जाएंगे, यानी ये भी धंसेगा और ये भी धंसेगा। इसका मतलब बढ़ा हुआ एरिया हमारा ये है, तो बढ़े हुए एरिया पर पूरा लोड ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस केस में तो ये करना पड़ता है। और दूसरा केस ये आता है कि जब हमने कॉलम की भी जैकेटिंग की हो और साथ साथ फाउंडेशन की भी जैकेटिंग की हो, तो उस केस में नीचे की देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये जो नई कंक्रीट है ये यहाँ पर कॉलम में एक साथ आपस में जुड़े हुए होते हैं। पुराना रिइंफोर्समेंट और नया रिइंफोर्समेंट आपस में बांध दिए जाते हैं वेल्ड करके। तो इसकी वजह से ये एक दूसरे से अलग नहीं, यानी बीच का कॉलम जो है हमारा पुराना, ये नीचे को धंस नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों आपस में मोनोलिथिक संरचना बन जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है की आवश्यकता नहीं है। इसी लेवल तक हम केवल जैकेटिंग फाउंडेशन की कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे जिनके द्वारा हम कॉलम और फाउंडेशन उसकी की जैकेटिंग करते हैं। इसके बाद हम आगे बीम की जैकेटिंग भी बताएंगे और स्लैब के भी कुछ एग्जाम्पल समझाएंगे कि किस तरह से बीम और स्लैब की जैकेटिंग की जाती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।